बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी गाइड 75 को। सबसे पहले बॉडी के मुख्तलिफ केमिकल मैसेंजर सिस्टम बताए हुए हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स न्यूरॉन से ही रिलीज होते हैं, एक्सॉन टर्मिनल वगैरह से, और न्यूरॉन पे ही इफेक्ट करते हैं। एंडोक्राइन हार्मोन्स किसी ग्लैंड स्पेशलाइज सेल से रिलीज होते हैं और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू मुख्तलिफ सेल्स पे एक्शन करते हैं। न्यूरो एंडोक्राइन हार्मोन्स न्यूरॉन से रिलीज होते हैं और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू जाते हैं। पैराक्राइन हार्मोन्स जिन सेल से रिलीज होते हैं उन्हीं की नेबरिंग को इफेक्ट कर रहे होते हैं। ऑटोक्राइन जिन सेल से रिलीज होते हैं उन्हीं सेल्स पे इफेक्ट रखते हैं, और साइटोकाइन्स जिन सेल से रिलीज होते हैं उन्हीं के ऊपर भी रख सकते हैं, सराउंडिंग पे भी रख सकते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू भी जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल एडिपोसाइट से रिलीज होने वाले एडिपोकाइंस। जानने की बात, ये सारे सिस्टम्स हमने इंडिविजुअली पढ़ लिए और ये आपस में कोऑर्डिनेट करके भी काम कर सकते हैं बॉडी के अंदर एक्शन करवाने के लिए। मुख्तलिफ हार्मोन्स को देखा जाए तो वो बता रहे हैं कुछ हार्मोन्स बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं, जैसे हम सकते हैं ओवेरियन हार्मोन सिर्फ ओवरीज पे काम करेंगे, और एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन सिर्फ एडिनल कॉर्टेक्स पे काम करेंगे, और कुछ थोड़े से जनरल होते हैं, जैसे ग्रोथ हार्मोन है बहुत सारे सेल्स पे उसका काम है। थायराइड हार्मोन है तकरीबन सारे सेल्स के अंदर मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। तो कुछ स्पेसिफिक होते हैं, कुछ थोड़े जनरल होते हैं। डाउन की बात, हार्मोन हमारे पास तीन टाइप के होते हैं केमिकली देखा जाए तो। नंबर एक प्रोटीन है पॉलीपेप्टाइड्स, जिसमें आपके पास पी एग्जांपल में आते हैं। पैराथायराइड हार्मोन एग्जांपल है, पैंक्रियास के हार्मोन इसकी एग्जांपल है, और पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन इसकी एग्जांपल है। डाउन की बात, तो पहले टाइप होती है प्रोटीन हार्मोन्स या पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स। दूसरी होती है आपके पास स्टेरॉयड हार्मोन्स, जिसमें आपके पास ज्यादातर सेक्स हार्मोन वगैरह आते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन और इस तरह से। और उसके अलावा एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन आते हैं, कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन। नंबर 3 आता है आपके पास अमाइनो एसिड ड्राइव्ड हार्मोन्स। एक इसमें आपके पास थायरोक्सिन और ट्राइआइडोथायरोनिन आती है, दूसरा कैटेकोलामाइंस यानी कि एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन वगैरह। तो तीन तरह के होते हैं, स्टेरॉयड हार्मोन्स, अमाइनो एसिड ड्राइव्ड हार्मोन्स और प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स। अगर 100 अमाइनो एसिड से ज्यादा का हार्मोन होगा तो हम कहेंगे ये प्रोटीन है, अगर 100 से कम होगा तो हम कहेंगे ये पेप्टाइड है, पॉलीपेप्टाइड है। दोनों की बात, प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड को थोड़ा मजीद स्टडी किया है तो हमें पता चलता है प्रोटीन है, राइबोसोम इसको प्रोड्यूस करेगा। किस फॉर्म में प्रोड्यूस करेगा? प्री प्रो हार्मोन। ये प्री प्रो हार्मोन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा प्रो हार्मोन में। प्री प्रो हार्मोन निकलेगा, ये गोल्जी प्रोडक्ट्स में जाएगा, गोल्जी प्रोडक्ट्स में ये वेसिकल के अंदर फॉर्म हो जाएगा और फिर वेसिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा टू एक्चुअल हार्मोन या एक्टिव हार्मोन। डरो के बाद प्री प्रो हार्मोन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रो हार्मोन बना, फिर प्रो हार्मोन हार्मोन बन गया। डन। एक सिक्रीशन की बात की तो हम कहते हैं कि ये वेसिकल्स, प्रोटीन हार्मोन्स जो होते हैं वो वेसिकल्स के अंदर स्टोर्ड फॉर्म में होते हैं, और जब भी उनको कुछ स्टिमुलस मिलता है, जिस तरह कैल्शियम आ जाए या कोई तरह का स्टिमुलस मिलता है, तो फिर ये एक्सोसाइटोसिस के थ्रू रिलीज हो जाते हैं और ये ब्लड के अंदर ट्रेवल कर रहे होते हैं, फ्री ट्रेवल कर सकते हैं। दोनों की बात, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास स्टेरॉयड हार्मोन्स। स्टेरॉयड हार्मोन्स हमारे सेल्स के अंदर खास स्टोर नहीं होते, जैसे ही बनते हैं साथ ही रिलीज कर दिए जाते हैं, और रिलीज करने के बाद भी ये ब्लड के अंदर कुछ कई दफा बाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं। बनते कैसे हैं? ज्यादातर कोलेस्ट्रॉल से बन रहे होते हैं। कोलेस्ट्रॉल या तो हम सेल के अंदर से हासिल करते हैं या हम प्रोड्यूस करते हैं, डी नोवो सिंथेसिस के तहत खुद प्रोड्यूस करते हैं। डन। फिर आते हैं हमारे पास अमाइन हार्मोन्स। ये अमाइन हार्मोन्स की प्रोडक्शन थोड़ी बहुत उन्होंने यहाँ पे बताई हुई है, वो किस तरह से बेसिकली होता है। ये आयोडीन आती है सेल्स के अंदर, उस आयोडीन को हम थायरोग्लोबुलिन के साथ अटैच करते हैं तो हमारे पास ट्राई आइडोथायरोनिन, डाई आइडोथायरोनिन, मोनो आइडोथायरोनिन इस तरह के बन जाते हैं। ठीक है, और फिर ये तो बात हो गई। अच्छा, जब हम इस थायरोग्लोबुलिन को, जिसके अंदर टायरोसिन वगैरह मौजूद है, उसको तोड़ेंगे तो थायराइड हार्मोन रिलीज हो जाएंगे। जैसे थायराइड हार्मोन रिलीज होते हैं तो वो ब्लड के साथ, ब्लड के अंदर बाइंड कर जाते हैं थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन के साथ। डन। ये होगा थायराइड हार्मोन्स के बारे में। और फिर जो आपके पास आते हैं नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, वो भी प्रोटीन हार्मोन्स की तरह हैं, यानी कि वो भी स्टोर होते हैं और वो भी ब्लड के अंदर फ्री फॉर्म में भाग रहे होते हैं। फिर कुछ और टॉपिक्स हैं उसको देख लेते हैं। हार्मोन सिक्रीशन के बारे में यहाँ पर थोड़ा बताया हुआ है कि कुछ हार्मोन्स की सिक्रीशन जो होती है उसका ऑनसेट और ड्यूरेशन लंबी होती है, कुछ की छोटी होती है। जिस तरह नॉरएपिनेफ्रिन फ्यू सेकंड में रिलीज हो जाएगा, फ्यू सेकंड में एक्शन भी कर लेगा। थायरोक्सिन ग्रोथ हार्मोन काफी अरसे में रिलीज होता है और काफी मंथ्स और ईयर्स तक उसका इफेक्ट भी होता है। डन। कंसंट्रेशन ऑफ हार्मोन, हार्मोन की कंसंट्रेशन हमारे ब्लड में बहुत थोड़ी होती है, इसी वजह से ग्लैंड्स की जो सिक्रीशन रेट है वो भी बहुत थोड़ा होता है। डन। फिर आता है हमारे पास नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव फीडबैक में आपको पता है कोई भी हार्मोन अपने आप को ही एक नेगेटिव फीडबैक के थ्रू कंट्रोल कर रहा होगा, यानी अगर उस हार्मोन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो वो हार्मोन की सिक्रीशन को कम कर देगा। ये इसलिए होता है ताकि किसी भी हार्मोन की ओवर सिक्रीशन ना हो सके। कभी कभी हार्मोन्स की हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक भी चाहिए होता है कुछ सर्जेस के लिए, जिस मिसाल के तौर पे LH सर्ज होता है या ओव्यूलेशन के लिए, इस तरह के वो मुख्तसर से टाइम के लिए पॉजिटिव फीडबैक होता है ताकि वो हार्मोन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो जाए, और जब हमारा एक्शन हो जाए, जिस मिसाल के तौर पर डिलीवरी हो जाए या यहाँ पे ओव्यूलेशन हो जाए, तो फिर हम नेगेटिव फीडबैक के थ्रू दोबारा उस हार्मोन को कम कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास साइक्लिकल वेरिएशन ऑफ हार्मोन्स। कुछ हार्मोन्स जो है वो साइकिल्स के साथ, यानी कि मिसाल के तौर पर सर्केडियन साइकिल है 24 आवर्स का साइकिल के साथ बढ़ घट रहे होते हैं। इसी तरह हम जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है 28 डे साइकिल, वो 28 डे के साथ वो उसकी एक टाइम आएगा कि वो प्रोडक्शन बढ़ेगी और फिर एक टाइम आएगा उसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी। टाइमों के बाद, यानी कि वो नेगेटिव फीडबैक पॉजिटिव फीडबैक से कंट्रोल नहीं होते, बल्कि उनका एक टाइम मुख्तसर है, जिस टाइम उन्होंने ज्यादा रिलीज होना है, किसी टाइम उन्होंने कम रिलीज होना है। ये जो टाइम होते हैं इसमें खासतौर पर हम सुप्रा कैस्मेटिक न्यूक्लियस को मास्टर क्लॉक कहते हैं, क्योंकि आमतौर पर ये सर्केडियन रिदम वगैरह को कंट्रोल कर रही होती है।
अच्छा, कुछ ग्लैंड्स के अपने लोकल क्लॉक कंट्रोल्स भी होते हैं, यानी एक बॉडी के कंट्रोल होते हैं मास्टर क्लॉक, और कुछ ग्लैंड्स के अपने क्लॉक पे होती है लोकल क्लॉक कंट्रोल। कंप्लीट होगी बात, बाकी जल्दी जल्दी की वीडियो इतने बताएंगे इंशाल्लाह। हम आगे चलते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स इन द ब्लड, ट्रांसपोर्ट किस किस तरह से हो रही होती है। जो पेप्टाइड हार्मोन्स हैं, वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स हैं, वो तो जल्दी से बताए फ्री फॉर्म में फिरेंगे। जो स्टेरॉइड थायराइड हार्मोन्स हैं, ये अटैच फॉर्म में फिरेंगे, तो इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं थी। क्लियरेंस ऑफ हार्मोन्स, जो पेप्टाइड हार्मोन्स हैं वो जल्दी क्लियर हो जाएंगे, वो जल्दी ब्लड में से निकल जाएंगे क्योंकि वो है फ्री फॉर्म में, और जो अटैच फॉर्म में उनकी क्लियरेंस मुश्किल होगी, वो ब्लड से थोड़ी देर से निकलेंगे। क्लियरेंस होता क्या है? मेटाबॉलिक क्लियरेंस रेट की डेफिनेशन है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हार्मोन डिवाइडेड बाय हार्मोन कंसंट्रेशन, यानी कितना हार्मोन निकल रहा है डिवाइडेड बाय ब्लड में हार्मोन की कंसंट्रेशन कितनी है, ये होती है हमारे पास मेटाबॉलिक क्लियरेंस। अच्छा, किस किस फॉर्म में हमारी बॉडी में से हमारे ब्लड में से हार्मोन निकल सकते हैं? नंबर 1, मेटाबॉलिक डिस्ट्रक्शन ऑफ द हार्मोन हो सकती है। नंबर 2, वो हार्मोन किसी टिश्यू से अटैच होकर ब्लड से निकल सकता है। नंबर 3, लिवर बाइल के थ्रू उस हार्मोन को निकाल सकते हैं, यानी कि लिवर में से जब ब्लड गुजरेगा तो लिवर उसको निकाल लेगा और बाइल में उसको सिक्रीट कर देगा। और नंबर 4, यूरिन के थ्रू भी हम उस हार्मोन को ब्लड से निकाल सकते हैं, जो कि काम किडनीज करेंगी। डेफिनेट सी बात हो गई। पेप्टाइड हार्मोन्स और दूसरे हार्मोन में मैंने आपको बता दिया, पेप्टाइड हार्मोन्स जल्दी ब्लड से निकलते हैं, कैटेकोलामाइन्स वगैरह जल्दी ब्लड से निकलते हैं, जबकि जो स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं जो कि अटैच्ड फॉर्म में होते हैं वो देर से ब्लड से निकलते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन्स, डन होगी बात। पहले जो रिसेप्टर्स देखिएगा, हार्मोन के रिसेप्टर्स की 3 तरह की लोकेशन हो जाती हैं, या तो वो सेल के सरफेस के ऊपर होंगे जो कि प्रोटीन हार्मोन के रिसेप्टर होते हैं, या वो सेल के साइटोप्लाज्म में होंगे जैसे कि स्टेरॉइड हार्मोन के रिसेप्टर, या वो सेल के न्यूक्लियस में होंगे जैसे कि थायराइड हार्मोन के रिसेप्टर्स। डन होगी बात। कई दफा ये भी होता है कि हम किसी हार्मोन को जब रिलीज वगैरह कर रहे होते हैं या एक्टिवेट कर रहे होते हैं तो उसके रिसेप्टर्स की तादाद बढ़ सकती है, और उसके अलावा उसके रिसेप्टर्स की वो भी बढ़ सकती है, क्या कहेंगे, सेंसिटिविटी भी इंक्रीज कर सकती है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं अप रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स। और कभी कभी तादाद भी कम हो जाती है, सेंसिटिविटी भी कम हो जाती है, या कभी ये होता है हम उस रिसेप्टर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, या कभी होता है कि हम उस रिसेप्टर को मेम्ब्रेन से उतार लेते हैं, सिक्वेस्ट्रेशन कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। तो ये सारे तरीकों से हम डाउन रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स भी कर सकते हैं। डन। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग आफ्टर हार्मोन। रिसेप्टर एक्टिवेट हो गया है, अब सिग्नलिंग किस तरह से हो सकती है? 4 तरह की सिग्नलिंग होती है। नंबर 1, आयन चैनल लिंक रिसेप्टर्स। यहाँ पे क्या होगा, हार्मोन के आने से आयन चैनल्स ओपन क्लोज होंगे, एक्शन पोटेंशियल में चेंज आ जाएगा, यानी मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चेंज आ जाएगा। ठीक होगी बात। नंबर 2 होता है आपके पास जी प्रोटीन लिंक्ड हार्मोन। हार्मोन के आने से जी प्रोटीन एक्टिवेट हो जाती है, और ये जी प्रोटीन स्टिमुलेटरी भी होती है, इनहिबिटरी भी हो सकती है। जी प्रोटीन का आपको पता है उसके 3 सब यूनिट होते हैं, अल्फा बीटा गामा। इनमें से जो अल्फा होता है उसके ऊपर आमतौर पर जीडी लगी हुई होती है, जब हार्मोन आता है तो अल्फा के ऊपर जीटी पे लग जाती है। ऐसा होने की सूरत में ये अल्फा उतरता है और जाके एडेनालाइल साइक्लेज या आगे जिसके ऊपर भी उसने एक्शन करना उसको एक्शन कर लेता है, और इस एक्शन के मदद से आगे बहुत सारा कुछ हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, आयन चैनल ओपन क्लोज होते हैं, कभी कभी क्या होता है कोई इंजाइम्स एक्टिवेट होते हैं, कभी कभी क्या होता है जीन की ट्रांसक्रिप्शन वगैरह एक्टिवेट हो जाती है। तो यानी कि ये जो जीटीपी है या जो जी प्रोटीन है ये आगे बहुत सारे टाइप्स ऑफ एक्शन करवा सकता है। बस इसमें तो कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं थी, ये चीज तो वो बहुत ज्यादा रिपीट होने वाली चीज है। फिर आते हैं हमारे पास एंजाइम लिंक्ड हार्मोन रिसेप्टर्स। ये ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं कि जिन पर जब इन पे हार्मोन लगता है तो ये किसी ना किसी एंजाइम के ऊपर एक्शन कर रहे होते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पे यहाँ पे उन्होंने लेप्टिन की एग्जांपल दी हुई है। जब लेप्टिन अपने रिसेप्टर के ऊपर आके लगता है तो जैक-2 की फॉस्फोराइलेशन होती है, और जैक-2 की फॉस्फोराइलेशन होने से फौरन स्टैट-3 की फॉस्फोराइलेशन हो जाती है। अब आगे स्टैट-3 की जब फॉस्फोराइलेशन होगी तो जाहिर बात है वो जिनोम पे भी काफी सारे इफेक्ट्स रख सकता है, वो आपके बहुत सारे सेल के अंदर एक्शन कॉज करवा सकता है। तो हमने देखा कि जो हार्मोन है उसने किसी ना किसी एंजाइम को एक्टिवेट कर दिया है सेल के अंदर आते साथ ही। फिर आते हैं हमारे पास इंट्रासेलुलर हार्मोन रिसेप्टर्स एंड एक्टिवेशन ऑफ जीन्स। इसमें क्या होगा, सीधी सी बात है, जो भी रिसेप्टर आएगा वो आके जीन्स के अंदर कोई ना कोई चेंजेस लेके आएगा। क्या करता है, बेसिकली जीन की ट्रांसक्रिप्शन को इंक्रीज करता है। जिस तरह यहाँ पे देख सकते हैं, हार्मोन आके रिसेप्टर पे लगा और ये बन गया हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। फिर ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स डीएनए पे मौजूद हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट पे लग गया। इस हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट पे जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स लगेगा साथ ही इस डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन बढ़ जाएगी, ज्यादा एमआरएनए बनेगा, ज्यादा एमआरएनए बनेगा तो ज्यादा प्रोटीन बनेगी, तो अल्टीमेटली हार्मोन के आने से प्रोटीन की प्रोडक्शन बढ़ गई, मकसद अचीव। ऑलराइट, फिर आता है हमारे पास सेकंड मैसेंजर सिस्टम। हमने रिसेप्टर्स की क्लासिफिकेशन को देखा। 2 तरह की क्लासिफिकेशन होती है रिसेप्टर की। लोकेशन के हिसाब से 3 तरह के रिसेप्टर होते हैं, एक्शन के हिसाब से 4 तरह के रिसेप्टर होते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। अब हम देखते हैं किसी हार्मोन ने जो अपना काम कर रहा होता है उसका मैकेनिज्म कितने टाइप्स का हो सकता है, या डायरेक्ट मैकेनिज्म होगा या सेकंड मैसेंजर मैकेनिज्म होगा। डायरेक्ट मैकेनिज्म में होता है आपके पास जो जीन्स पे उनका किधर गया, जीन्स पे उनका एक्शन होता है, या आयन चैनल्स पे एक्शन होता है, या एंजाइम पे एक्शन होता है। ठीक है। सेकंड मैसेंजर सिस्टम 3 तरह के होते हैं, साइक्लिक एएमपी वाला, कैल्शियम कोलमोडुलिन वाला, फॉस्फोलिपिड वाला। साइक्लिक एएमपी वाले में क्या होगा, साइक्लिक एएमपी वाले में सिंपल सी बात है, हार्मोन आके लगेगा, आगे वो जी प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा।
जी प्रोटीन स्टिमुलेटरी भी हो सकती है, इनहिबिटरी भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर स्टिमुलेटरी को देखो तो स्टिमुलेटरी जी प्रोटीन एड्रेनालाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करेगी, स्टिमुलेट करेगी। एड्रेनालाइल साइक्लेज के स्टिमुलेट होने से साइक्लिक एएमपी फॉर्म होगा, साइक्लिक एएमपी फॉर्म होगा तो प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट होगा, प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट होगा तो किसी न किसी प्रोटीन की फॉस्फोराइलेशन हो जाएगी, जिससे कोई भी सेल में रिस्पॉन्स हो सकता है। अब डिपेंड करता है किस प्रोटीन की फॉस्फोराइलेशन हो रही है, तो मुख्तलिफ सेल्स में मुख्तलिफ प्रोटीन होती है, इसी वजह से मुख्तलिफ सेल्स में साइक्लिक एएमपी का मुख्तलिफ एक्शन है। जिस तरह मिसाल के तौर पर किसी सेल में साइक्लिक एएमपी थायरॉक्सिन और ट्राइआयोडोथायरोडीन की प्रोडक्शन बढ़ा रही है, किसी सेल में वही साइक्लिक एएमपी आपके पास एड्रीनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स की प्रोडक्शन बढ़ा रही है, किसी सेल में वही साइक्लिक एएमपी सेल की परमेबिलिटी को इंक्रीज कर रही है। तो सेम साइक्लिक एएमपी मुख्तलिफ एक्शंस कॉज कर रही होती है, वो किसी पर डिपेंड कर रहा है साइक्लिक एएमपी से आगे मशीनरी उस सेल के अंदर किस तरह की है, जिस तरह की मशीनरी होगी उसी तरह का आगे साइक्लिक एएमपी में एक्शन हो रहा होगा। और उसके अलावा हमें एक ये बात भी पता है कि एक साइक्लिक एएमपी बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करती है, जिसकी वजह से अच्छा खासा रिस्पॉन्स होता है। तो ये जो कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, इसकी वजह से बहुत थोड़ा सा हार्मोन भी सेल के अंदर काफी सारी चेंज कॉज कर सकता है। ये होगा साइक्लिक एएमपी मैसेंजर सिस्टम। फिर आता है हमारे पास फॉस्फोलिपिड मैसेंजर सिस्टम। होता क्या है, हार्मोन आया, आते साथ ही फॉस्फोलिपेज को एक्टिवेट किया और किसी न किसी फॉस्फोलिपिड को तोड़ दिया। जिस तरह मिसाल के तौर पे फॉस्फोटिडाइल इनोसिटोल बायोफॉस्फेट को तोड़ के इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट और डैग बना दिया। ये इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट कैल्शियम रिलीज करवाएगा, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह से कैल्शियम रिलीज करवाएगा, और जो डैग होता है वो प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट कर देगा। प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट होगा, जाहिर सी बात है सेल के अंदर कोई ना कोई रिस्पांस हो जाएगा, और कैल्शियम की रिलीज होने से भी सेल के अंदर कोई ना कोई रिस्पांस होता है। अब देखते हैं कैल्शियम की रिलीज होने से किस तरह से रिस्पांस होता है। तो सेकेंड मैसेंजर सिस्टम के दो टाइप पढ़ चुके हैं, साइक्लिक एएमपी वाले टाइप हम पढ़ चुके हैं, फॉस्फोलिपिड वाले टाइप पढ़ चुके हैं। तीसरी टाइप आती है हमारे पास कैल्शियम कॉलमोडुलेट सिस्टम। जैसे ही कैल्शियम सेल के अंदर एंटर होता है, क्यों एंटर होता है भाई, हार्मोन की वजह से एंटर हो सकता है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंजेस की वजह से एंटर हो सकता है, बार एंटर होता है। एंटर होती है वो लगता है कॉलमोडुलिन के साथ। अब जब वो कॉलमोडुलिन के साथ लगता है तो ये जो कैल्शियम कॉलमोडुलिन कॉम्प्लेक्स है, ये किसी भी प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट कर सकता है। प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करके इसकी वजह से मुख्तलिफ तरह के रिस्पॉन्सेज होते हैं। बेसिकली जो कॉलमोडुलिन है ना, इसके ऊपर 4 साइट्स होती है कैल्शियम के अटैचमेंट के लिए। जब इनमें से 3 या 4 पे कैल्शियम लग जाए ना तो ये एक्टिवेट होता है। अगर कैल्शियम कंसंट्रेशन कम होगी तो कॉलमोडुलिन पे बस 1 या 2 कैल्शियम लगे हुए होंगे, उसको कभी एक्टिवेट नहीं होता। ठीक है, तो जैसे ही कैल्शियम कंसंट्रेशन बढ़ी, कॉलमोडुलिन में बहुत सारा कैल्शियम लग गया, ये एक्टिवेट हो गया, इसने प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट कर दिया। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर जिस तरह आपके मसल सेल के अंदर कैल्शियम कॉलमोडुलिन कॉम्प्लेक्स जो है वो के मायोसिन लाइट चेन काइनेज को एक्टिवेट कर रहा होता है। ठीक होगी बात। इसी तरह स्केलेटल मसल में आपने पढ़ा होगा कैल्शियम की एंट्री से ट्रोपोनिन सी पे कैल्शियम लगता है, और ट्रोपोनिन सी पे लगता है तो वो हमने पढ़ा था कि पूरा वो जो लाइट चेन होती है वो अटैच हो जाती है, उसके वो हेड अटैच हो जाते हैं उस पर, और वो एक्शन हो जाता है सारा कुछ। हमने देखा कैल्शियम के आने से बहुत सारे एक्शन हो सकते हैं। डन, सिंपल चीज थी। ये तो हमने सेकंड मैसेंजर सिस्टम की 3 टाइप्स पढ़ ली। अब देखते हैं कि हार्मोन के आने से वो किस तरह से इफेक्ट कर सकता है आपके जिनोम को। अच्छा, स्टेरॉयड हार्मोन्स और थायराइड हार्मोन्स, ये दोनों जिनोम को इफेक्ट करते हैं। अलबत्ता इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं, वो देख लेंगे हम। स्टेरॉयड हार्मोन्स हो या थायराइड हार्मोन, सीधी सी बात है, उन्होंने आके अपने रिसेप्टर पे लगना है। रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो है वो आपके जाके डीएनए पे लगेगा, डीएनए से कहेगा ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ाओ, ट्रांसक्रिप्शन बढ़ेगी तो एमआरएनए बढ़ेगा, एमआरएनए बनेगा तो कोई प्रोटीन बढ़ जाएगी। ये तो बहुत सिंपल चीज है। जिस तरह एल्डोस्टेरोन सोडियम पोटेशियम एटीपी पंप प्रोटीन की प्रोडक्शन बढ़ा देता है, या सोडियम चैनल्स प्रोटीन की प्रोडक्शन बढ़ा देता है, किसी प्रोटीन की प्रोडक्शन ही बढ़ाता है। सही होगी बात। अब थायराइड हार्मोन और इनमें फर्क क्या है। स्टेरॉयड हार्मोन्स के रिसेप्टर होते हैं आपके पास साइटोप्लाज्म में, थायराइड हार्मोन के रिसेप्टर होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। स्टेरॉयड हार्मोन थोड़ी देर के लिए काम करता है, थायराइड हार्मोन लॉन्ग टर्म इफेक्ट करता है। स्टेरॉयड हार्मोन पर्टिकुलर एक्शन करता है, जैसे एल्डोस्टेरोन ने सिर्फ सोडियम पोटेशियम एटीपी पंप को बढ़ाया, जबकि थायराइड हार्मोन काफी सारे एंजाइम्स की प्रोडक्शन बढ़ा रहा होता है, जिसकी वजह से ओवरऑल हम कहते हैं सेल का मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो गया। ठीक होगी बात। तो ये बात है कि हमारे पास स्टेरॉयड हार्मोन और थायराइड हार्मोन के बारे में। उसके बाद देखते हैं हार्मोन की कंसंट्रेशन को ब्लड में कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या मेथड होते हैं हमारे पास। ये वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ एक दफा। एक होता है रेडियो इम्यूनो एसे, दूसरा होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एसे। अच्छा, ये अगर आपको पहले से कॉन्सेप्ट होगा तो रिवीजन आपकी हो जाएगी। अलबत्ता अगर आप जल्दी जल्दी की वीडियो से इसका कॉन्सेप्ट समझना चाहेंगे तो आपके लिए काफी मुश्किल हो जाएगी। ठीक होगी बात। तो फिर आप इसको रहने दें। ऑलराइट, स्टार्ट करता हूँ जी। जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ उनकी रिवीजन हो जाएगी। रेडियो इम्यूनो एसे। रेडियो इम्यूनो एसे में बेसिकली होता क्या है, हम एक खास एंटीबॉडीज फॉर्म करते हैं, एंटीबॉडीज भी फॉर्म कर लेते हैं और रेडियो एक्टिव हार्मोन भी फॉर्म कर लेते हैं। इन दोनों को हम डाल देते हैं ब्लड के अंदर। अब चूंकि एंटीबॉडीज थोड़ी होती हैं, इसलिए रेडियो एक्टिव हार्मोन के अंदर और नेचुरल हार्मोन के अंदर एक कंपटीशन होता है कि किसने एंटीबॉडी पे लगना है। फिर हम दोनों अपनी अपनी मर्जी से जितनी जितनी कंसंट्रेशन होती है उसके हिसाब से लग जाते हैं। फिर हम इन कॉम्प्लेक्सेस को निकालते हैं और निकाल कर चेक करते हैं भाई कितनी एंटीबॉडीज पे रेडियो एक्टिव लगा था, कितनी एंटीबॉडीज पे नेचुरल लगा था। अगर रेडियो एक्टिव ज्यादा पे लगा हुआ तो हम कहेंगे भाई नेचुरल तो बहुत ही थोड़ा सा था, और अगर नेचुरल ज्यादा पे लगा हुआ तो फिर हम कहेंगे भाई नेचुरल काफी ज्यादा था। और हमें चूंकि रेडियो एक्टिव की तो कंसंट्रेशन पता ही है, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि नेचुरल हार्मोन ज्यादा था या थोड़ा था।
दूसरा मेथड होता है हमारे पास एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एसे। अब इम्यूनो एब्जॉर्बेंट एसे, अब देखो मसला क्या है हमारे पास, कंसंट्रेशन ऑफ हार्मोन बहुत थोड़ी है, ये मसला ना, इस मसले को हम हल कर लेते हैं। कैसे हल करते हैं, हम कहते हैं भाई कंसंट्रेशन को इंक्रीज करो। कैसे इंक्रीज करें, हम हार्मोन को एक कंटेनर में डालते हैं, उस कंटेनर में उस हार्मोन की एंटीबॉडी होती है AB1, ठीक होगी बात, वो एंटीबॉडी पे आके लग गया हार्मोन, फिर हम एक और एंटीबॉडी इस कंटेनर में डाल देते हैं AB2, ये एंटीबॉडी उसी हार्मोन की किसी और साइड पे आके लग जाती है, फिर हम एक और एंजाइम डालते हैं, वो एक और एंटीबॉडी डालते हैं, वो एंटीबॉडी ऐसी होती है जो कि आके AB2 पे लगती है और एक एंजाइम को अपने साथ लेके आती है। तो जैसे ही AB2 पे ये लगेगा, ये एंजाइम इस पूरे को बहुत सारी प्रोडक्ट्स में तोड़ देगा। तो एक हार्मोन था, हम हर हार्मोन के मॉलिक्यूल को बहुत सारी प्रोडक्ट्स में तोड़ देते हैं। तो यानी कि अगर पहले 5-6 हार्मोन थे तो हमें ब्लड में 5-6 हार्मोन की कंसंट्रेशन पता नहीं चलती थी, अब 5-6-100 हो गए हैं। तो सारी बातें, हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन देखेंगे, हम कहेंगे अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो हार्मोन ज्यादा है, अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन थोड़ी है तो हार्मोन थोड़ा है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक छोटी सी बात देख लीजिएगा, रेडियो इम्यूनो एसे में एंटीबॉडीज हम थोड़ी डालते हैं, जबकि इसमें एंटीबॉडीज हम एक्सेस में डालते हैं। अल्लाह हाफिज।